हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जान ही चुके हैं कि माँ काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज हम लोग लेके आए हैं, आप गौर से देख सकते हैं इधर, मैट्रिक साइंस VVI ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 लेके आए हैं। कल जो वीडियो पोस्ट किए थे वो पार्ट 1 था, आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे। आज पार्ट 2 ज़रूर देखें। और ये पार्ट 2 आप लोगों के लिए इतना VVI होने वाला है, इसमें इतना VVI क्वेश्चन है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट हिट करेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बीच में इसको छोड़कर ना भागें, इसको पूरा देख लें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु क्या है? तो पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है अनंत और चौथा ऑप्शन है 25 मिमी। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना, सबसे पहले कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु क्या है। एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एक पूछते हैं निकटतम बिंदु, दूसरा पूछता है दूर बिंदु। अब आपको हम समझाते हैं कि ये निकटतम बिंदु होता क्या है और दूर बिंदु होता क्या है। आप किसी भी बुक को अपनी आँखों के करीब अगर सटा लीजिएगा और पढ़िएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, और अगर आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखिएगा तो आप उसे अच्छे से पढ़ पाइएगा। यानी हमारा आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी से हमारा जो ये आँख है, आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी से हमें देखना प्रारंभ होता है। तो इसी को कहते हैं निकट बिंदु। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। यानी हमारा जो आँख है ये 25 सेंटीमीटर से देखना प्रारंभ करता है, इसी को निकट बिंदु कहते हैं। इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारा आँख जो है सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर इसी जगह पे क्वेश्चन ये रहता कि सामान्य आँख का दूर बिंदु क्या है, यानी हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, हम अपनी आँखों से कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो वो है अनंत तक। क्योंकि देखने को तो हम लोग तारा भी देख सकते हैं, सूर्य भी देख सकते हैं, तो अनंत दूरी को हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। चलिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। यानी प्रकाश का कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? यदि अगर कोई पूछे तो आपको बोलना है कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। तो हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि आप देखे होंगे कि एक ये प्रिज्म है, अगर प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किया जाता है तो आप देखे होंगे कि जो लाल प्रकाश है वो मुड़ता नहीं है, बल्कि वो सीधा लगभग निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि इस रंग जो ये लाल वाला रंग है, इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि अगर पूछता कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तब आपका जो सबसे ज़्यादा मुड़ा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में वो होता है बैगनी। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे की क्लास में, ये आगे का क्वेश्चन में देखिए, आगे का ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, कहता है प्रकाश के किस वर्ण का रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। यानी कौन सा रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अब ये विचलन शब्द क्या है, इसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे, तो अच्छे से समझिए। देखिए एक प्रिज्म होता है, सभी को पता होना चाहिए, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म है। ठीक है। ये त्रिभुज नहीं है, ये 5 सतह से बना होता है इस टाइप का, वो हम आपको बता देंगे।
तो ये प्रिज्म है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये जो है ना, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और 7 रंग में। सबसे जो नीचे में रंग होता है ना, वो होता है बैगनी। दूसरा जो रंग होता है वो होता है जामुनी। फिर तीसरा जो रंग होता है वो है नीला। चौथा जो रंग है हरा। पांचवा जो है वो है पीला। छठा जो है वो है नारंगी। और सातवां जो है वो है लाल। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को, यानी सूर्य के प्रकाश को भी कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कौन कौन रंग में? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि 7 रंग कौन कौन से हैं, तो आपको याद करना है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बेजानी हॉपी नाला, बेजानी हॉपी नाला, यानी बेजानी हॉपी नाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंगों में बट जाती है श्वेत प्रकाश। और पता है इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण मतलब होता है रंग, रंगों का विक्षेपण हो गया, अर्थात रंग कई रंगों में विभाजित हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के किस वर्ण यानी किस रंग का विचलन सर्वाधिक हुआ। तो आप देखिएगा तो सबसे अगर सर्वाधिक रंग मुड़ा तो सर्वाधिक रंग जो विचलन हुआ है वो हुआ है बैगनी का। तो इसका करेक्ट आंसर बैगनी हो जाएगा, यानी बैंगनी इज करेक्ट आंसर है इसका। श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजरेगा तो वो सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होगा? बैगनी का। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के किस वर्ण या रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो उसका करेक्ट आंसर बैगनी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। अब ये दूरदृष्टि दोष क्या है ये भी चीज़ समझिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दृष्टि दोष जो होता है, दृष्टि मतलब आँखों में होने वाला दोष, ये आँख जो है इन्हीं को हम दृष्टि कहते हैं। दृष्टि यानी देखने में अगर समस्या होता है तो हम लोग कहते हैं कि दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, आँखों में होने वाले दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कई तरह के होते हैं। निकट दृष्टि दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष होते हैं, जरा दृष्टि दोष होते हैं, अबिंदुकता होते हैं, मोतियाबिंद होते हैं, बहुत सारे दोष हैं। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है दूर दृष्टि दोष। पहले दूर दृष्टि दोष को हम लोग समझते हैं। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर दृष्टि दोष में होता ये है कि निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। निकट की जो वस्तु है वो दिखाई ही नहीं देती है। यानी निकट की वस्तु यदि साफ साफ दिखाई नहीं दे तो उसे कौन सा दोष हुआ है? दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष हुआ है? दूर दृष्टि दोष। ये हो गया। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी इंसान को दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसे कौन सा लेंस का चश्मा दिया जाए, यानी दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो अब आप समझिए इसको अच्छे से कि दूर दृष्टि दोष जो होता है इसमें हमारा जो प्रयोग किया जाता है वो है उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो दूर दृष्टि दोष में। अब याद आप कैसे कीजिएगा? तो आप ऐसे याद कीजिए कि यदि दूर दृष्टि दोष है, कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। और एक दोष होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है, यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दृष्टि दोष। अब किसमें किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है ये समझिए। देखिए दूर कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का, 2 और रौ से बना है दूर।
तो ये 2 अक्षर का है, तो इसका आंसर होगा 3 अक्षर वाला, यानी 3 अक्षर उ त ल उत्तर, 3 अक्षर वाला। तो 2 अक्षर का आंसर 3 अक्षर। तो इस हिसाब से निकट 3 अक्षर का है, 9 क ट से बना है निकट, ये 3 अक्षर का है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 4 अक्षर वाला, अर्थात अवतल लेंस, जो कि बिल्कुल सही है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है। अगर तारे टिमटिमाते हैं, ये क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा घटना है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि वायुमंडल में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अब प्रकाश का अपवर्तन भी समझ लीजिए आप, कि जैसे सभी को पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल मिट्टी कण होते हैं। अब जब प्रकाश आता है तो इससे टकराएगा, टकरा कर जब मुड़ता है तो उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो वायुमंडल में ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप लोग देखने के साथ ही आंसर दिखा होगा कि बताइए इसमें आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक इनमें से कौन सा होगा, 1.12, 2.202, 2.42 या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबके दिमाग में आया होगा सर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 2.42, बिल्कुल सही है 2.42, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष हुआ है। अभी तुरंत बताए, यदि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष। उल्टा बोलना है हमेशा, क्या याद रहेगा, हमेशा के लिए याद कर लीजिए इसे, कि यदि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष, यदि निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे तो दूर दृष्टि दोष। हमेशा उल्टा बोलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। ये क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो देखिए मानव नेत्र जो होते हैं, मानव नेत्र के जो पीछे वाले जो भाग होते हैं, पीछे वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी फोटो किसी वस्तु का रेटिना पर बनता है, वो कैसा बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से काफी छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अब आप कमेंट करके ये बात बताइए हमें कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर उल्टा बनता है तो दुनिया हमें सीधा क्यों दिखता है। अगर दुनिया सीधा है लेकिन प्रतिबिंब हमारी आंखों पर उल्टा बन रहा है, तो आप ये बताइए कि दुनिया हमें फिर सीधा क्यों दिखता है। इसका कमेंट में आंसर आप लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का परिकिरणन अधिक होता है। ये जो वायुमंडल है इसमें किस प्रकाश का परिकिरणन अधिक होता है। तो आप हमें ये बात बताइए, आकाश का रंग कैसा, नीला। नीला क्यों, क्योंकि नीला रंग का परिकिरणन ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि प्रकाश के किस रंग का परिकिरणन अधिक होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नीला। चलिए कहां पर, यह भी चीज देख लीजिए, वायुमंडल में। कहां पर, तो वायुमंडल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, कहता है कि प्रिज्म से जब किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, इसी घटना को कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है। ये जो इंद्रधनुष बनते हैं ये किस घटना पर आधारित है, तो इसका आंसर देखिए अब क्या होगा। पहला है प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन होगा ही होगा। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल कुछ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अच्छा हीरा क्यों चमकता है, हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है आपने जितना प्रकाश लिया उतना रिटर्न कर दिया, चारों तरफ फैला दिया, इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन भी है, कुछ प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और कुछ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। इसीलिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये होगा दोनों ए एंड बी। यानी अगर कोई पूछे कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, अगर सब्जेक्टिव में भी आ जाए तो आप लिखिएगा कि इंद्रधनुष का जो बनना, ये इंद्रधनुष जो बनते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उस प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है। तो आपको हम बता दें कि आंख में जो पुतली होती है वही प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है तो उसका आंसर क्या होगा, पुतली। क्योंकि आंख में जो प्रकाश गुजरता है, अंदर जाता है प्रकाश, वो किसकी सहायता जाता है, पुतली। तो यही इनको प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर आते हैं। कहता है कि निम्न में कौन सा प्रकाश का रंग प्राथमिक रंग है, यानी प्रकाश का कौन कौन सा ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग है, कौन कौन सा ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन है। देखिए नीला रंग प्राथमिक रंग है, ये भी रंग है, हरा रंग भी प्राथमिक रंग है और लाल रंग भी प्राथमिक रंग है। ये तीनों रंग कौन सा रंग है, प्राथमिक रंग है, यानी इनमें से सभी आंसर इसका करेक्ट है। अब हमने कैसे कैसे इसको याद किया है, तो हमारे एक भाई साहब का नाम है निहाल, तो हमने उन्हीं के नाम पे याद किया है। आप लोगों को जो ट्रिक अच्छा लगे उससे याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई साहब हैं निहाल तो उनके ट्रिक पे हमने याद किया है। देखिए नी से बना नीला, नी से बना नीला, ह से बना हरा और लौ से बना लाल। यानी अगर कोई पूछे कि कितने रंग प्राथमिक रंग हैं तो 3 रंग प्राथमिक रंग हैं। कौन कौन, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका इच्छा है जो ट्रिक पे याद करना हो करें, या नहीं तो ऐसे ही याद कर ले आप लोग नीला हरा लाल। हमने तो बता दिया कि मेरे भाई साहब हैं, उस ट्रिक से हमने याद किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए भैया, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। यानी कौन सा दोष में आंख के जो आगे है क्रिस्टलीय जो लेंस है, लेंस के आगे में धुंधला सी परत जम जाती है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। अब बताइए क्यों, कौन सा दोष में। निकट दृष्टि दोष में होता नहीं है, दूर दृष्टि दोष में नहीं, लेकिन मोतियाबिंद में ये क्या होता है, ये नॉर्मली सभी को पता होगा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन गांव में
शहर में बहुत से लोग करवाते हैं ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का वजह यही है कि क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। चलिए अब आगे की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप बने 7 रंगों की रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एक देखिए, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो सभी को पता है कि 7 रंगों की रंगीन पट्टियां दिखाई देती है। ये पट्टी 7 रंगों की कलरफुल एकदम रंगीन पट्टी दिखाई देगी। इस पट्टी का क्या नाम है? इस पट्टी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट, या इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो अब बताइए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आएंगे हम लोग। 16 में कहता है कि एक साधारण सा जो प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? देखिए एक प्रिज्म जो बना होता है वो हमेशा ध्यान आपको रखना है, वो हमेशा जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। अब 5 सतह कैसे आप देख सकते हैं खुद। इसमें 2 त्रिभुज होते हैं, 2 त्रिभुज होते हैं और एक उधर 2 और नीचे वाला स्तर 3, यानी 3 आयत होते हैं। 3 आयत होते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है तो आपका आंसर 5। अगर पूछेगा कि बताइए कि इसका आकार क्या है तो आप बोलिएगा 2 त्रिभुज होते हैं, 3 आयत मिला के प्रिज्म बनाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 17 नंबर कहता है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है। ये वाला यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ऊपर तक लेके थोड़ा जाएंगे। चलिए अब देखिए, कहता है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है तो व्यक्ति पीड़ित है किस दोष से? उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष हो गया है, जरा दृष्टि दोष हो गया है, या इनमें से सभी दोष हो गया है। अब इसको समझिए कि आखिर इसको दोष हुआ कौन है। अब गौर से समझिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष होते हैं, देखिएगा ये आँख है, ये आँख में लेंस है। अब जो प्रकाश आती है, प्रकाश जो है ये आँख में उत्तल लेंस होता है, प्रकाश से टकरा के ये सीधा जाके कहाँ मिलती है? रेटिना पर। कहाँ मिलती है? रेटिना पर। अब समझिए हुआ क्या, इस इंसान को हुआ ये है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये नेत्र गोलक हो गया है थोड़ा सा लंबा, किसी कारण से हुआ होगा लंबा। अब ये आंख का लेंस क्या कर रही है? इसको तो मोड़ रही है यहीं पर, रेटिना यहाँ था तो यहीं मोड़ेगी ना, यहीं पर मोड़ रही है। लेकिन हुआ क्या, कुछ कारणवश नेत्र गोलक हो गया है लंबा, नेत्र गोलक हो गया लंबा, तो ये रेटिना पहुंच गया पीछे, रेटिना पहुंच गया पीछे। लेकिन प्रकाश जो है मुड़ रही है शुरू से ही यहीं पर, तो ये तो यहीं मुड़ेगी ना, तो प्रकाश मुड़ के आ गई यहीं पर। अब इनको तो रेटिना भाई दिख ही नहीं रहा है क्योंकि रेटिना 2 कदम पीछे चले गया है, रेटिना पहुंच गया है यहाँ पर, यानी नेत्र गोलक हो गया है लंबा, रेटिना पहुंच गया पीछे। लेकिन प्रतिबिंब क्या हो रहा है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के जस्ट आगे में बन रहा है। तो अब बताइए इस दोष को क्या कहेंगे? तो सुनिएगा, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है अर्थात नेत्र गोलक लंबा हो गया है, तो नेत्र गोलक लंबा कब होता है? उस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और आपको पता है कि निकट में कौन सा चश्मा लगाएंगे इसको ठीक करने के लिए? निकट 3 अक्षर का, इसका आंसर होगा 4 अक्षर वाला अवतल। यानी अवतल, अगर अवतल लेंस लगाएंगे तो ये क्या करेगा कि ये इसको ठीक कर देगा, ये इसको क्या करेगा? ठीक करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन रहता कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे नहीं रेटिना के पीछे बन रहा है, यानी तब होता ये कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता। गौर से देखिएगा, समझिएगा, तब होता क्या? नेत्र गोलक छोटा हो जाता, रेटिना तो इस जगह पे था तो प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा ना, प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा, प्रतिबिंब यहीं बनेगा। तो क्या हुआ? रेटिना के अब पीछे बनने लगा।
पहले आगे प्रतिबिंब बन रहा था, अब रेटिना के पीछे बन रहा है। तो रेटिना के जब पीछे बनेगा तो उस दोष को क्या कहेंगे? उस दोष को कहेंगे दूरदृष्टि दोष। क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। तो ये दो क्वेश्चन याद रखना है कि यदि रेटिना के आगे बने तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना के पीछे बने तो दूरदृष्टि दोष। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ये तो सबको याद होगा 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? वो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है नॉर्मली, ये समझिए। तो हम लोगों का जो आंख है, मानव है, मानव का जो नेत्र होता है वो किस लेंस की भांति काम करता है? अभी तुरंत आपको बताए कि हम लोगों का जो लेंस है वो काम करता है उत्तल लेंस की भांति। उत्तल लेंस का पता है ना, कल बताए थे उत्तल लेंस के बारे में कि उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को मोड़ता है, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोगों का आंख किस लेंस की भांति काम करता है? उत्तल लेंस की भांति काम करता है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव नेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी हम लोगों के जो आंख में लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो अभी तुरंत हम फर्स्ट क्लास में ही बताए कि हम लोगों के आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वो बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये भी वीडियो बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल उसमें लिख दीजिए बेस्ट ऑफ लक सर, कुछ भी लिख के मोटिवेट हमें कीजिए ताकि हम अगला वीडियो और आपके लिए लाएं। चलिए, और हाँ, जो अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस घंटा को 2-3 बार ऐसे टिपटिपा देना है, ढंटना देना है, घंटा बज जाएगा और आपके जीवन का भी घंटा बज जाएगा। चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं।